नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो 3 अलग-अलग हिस्सों या सेक्टर्स में बटी हुई है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश आखिर काम कैसे करता है और पैसा आता कहाँ से है। लेकिन इस कहानी में ना एक बहुत बड़ी पहेली है। सोचिए, एक तरफ वो सेक्टर है जो देश की ज्यादातर कमाई करता है और दूसरी तरफ वो सेक्टर जहां देश के ज्यादातर लोग काम करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक नहीं हैं। तो ऐसा है क्यों? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक इकोनॉमी बनती कैसे है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी सेक्टर है। इसमें वो सारे काम आते हैं जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हों, जैसे खेतीबाड़ी, माइनिंग या फिर मछली पकड़ना। असल में ये बाकी सभी चीजों की नींव है। इसको ऐसे समझिए, जब कोई किसान कपास उगाता है तो वो सीधे सीधे जमीन, पानी और धूप जैसे कुदरती संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है ना? इसी तरह दूध का उत्पादन, मछली पकड़ना या फिर खदानों से कोयला या लोहा निकालना, ये सब प्राइमरी सेक्टर की ही एक्टिविटीज हैं। अब आता है अगला स्टेप, यानी सेकेंडरी सेक्टर। ये सेक्टर क्या करता है? ये प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को लेता है और उसे फैक्ट्रियों में किसी नई चीज में बदल देता है। और क्योंकि ये सब इंडस्ट्री में होता है, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। और यहां दिखता है कि ये सारे सेक्टर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। किसान ने कपास उगाया, जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। फिर फैक्ट्री ने उस कपास से धागा और कपड़ा बना दिया, जो सेकेंडरी सेक्टर का काम हो गया। बिल्कुल वैसे ही गन्ने से चीनी बनाना या मिट्टी से ईंट बनाना, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। और आखिर में आता है टर्शरी सेक्टर। यह सेक्टर कोई सामान नहीं बनाता, बल्कि सर्विसेज यानी सेवाएं देता है। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को बढ़ने में मदद करती हैं। और क्योंकि यह सर्विसेज देता है, इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। खुद सोचिए, खेत में जो कपास होगी वो फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगी? ट्रक और ट्रेन से। और ये ट्रांसपोर्ट सर्विस है। फैक्ट्री चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? बैंकों से। और आज के जमाने में तो कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर कंपनियां भी इसी सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। तो अब जब हम इन तीनों सेक्टर्स को समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत में समय के साथ इनकी इंपॉर्टेंस कैसे बदली है। और आपको बता दूं, भारत की कहानी दूसरे डेवलप्ड देशों से काफी अलग रही है। ये चार्ट 2017-18 का है। ये दिखाता है कि देश की कुल कमाई यानी जीवीए में किस सेक्टर का कितना हिस्सा था। साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 60%, टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर से आ रहा है। अब इस स्लाइड में जो बात सच में इंटरेस्टिंग है, वो है इसका कॉन्ट्रास्ट अगली स्लाइड के साथ। यहां देखिए, जब बात नौकरियों की आती है तो तस्वीर बिल्कुल ही पलट जाती है। आज भी भारत के सबसे ज्यादा लोग, लगभग 45%, प्राइमरी सेक्टर यानी खेतीबाड़ी में ही काम कर रहे हैं, जबकि ये सेक्टर कमाई में सबसे कम योगदान दे रहा है। तो यही है हमारी वो पहेली जिससे हमने बात शुरू की थी। इस पूरी समस्या की जड़ इस एक आंकड़े में छिपी है। देखिए, पिछले कुछ दशकों में सर्विस सेक्टर का आउटपुट तो 14 गुना बढ़ गया, लेकिन उसमें नौकरियां 5 गुना से भी कम बढ़ी। मतलब जो सेक्टर सबसे तेजी से बढ़ा, उसने उतने रोजगार पैदा ही नहीं किए। इस इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा नतीजा है, जिसे हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी। ये क्या होता है? चलिए इसको समझते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि लोग काम पर तो लगे हुए हैं, पर असल में उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी पूरी क्षमता से बहुत कम काम कर रहे हैं, और अगर उनमें से कुछ लोगों को उस काम से हटा भी दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी के परिवार का ये उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। सोचिए, उसके परिवार के 5 लोग एक छोटे से खेत पर काम कर रहे हैं, जबकि उस काम को करने के लिए सिर्फ 2 लोग ही काफी हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि जो बाकी 3 सदस्य हैं, वो छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार हैं। वो काम तो कर रहे हैं, पर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं बना रहे हैं। अब बात सिर्फ नौकरी होने या ना होने की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि नौकरी किस तरह की है, उसकी क्वालिटी क्या है। इसे समझने के लिए हम 2 तरह के सेक्टर्स को देखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, कांता और कमल की कहानी के जरिए। एक तरफ है कांता, जो एक ऑफिस में काम करती है। यह ऑर्गेनाइज सेक्टर है। उसे हर महीने टाइम पर सैलरी मिलती है, काम के घंटे फिक्स हैं और जॉब सिक्योरिटी है।
उसे पेड लीव और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ है कमल, जो एक दुकान पर दिहाड़ी मजदूरी करता है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ना उसके काम के घंटे तय हैं, ना कोई सुविधा है, और उसे कभी भी काम से निकाला जा सकता है। और दुख की बात यह है कि कमल अकेला नहीं है। भारत में गांव के लगभग 80% परिवार छोटे और सीमांत किसानों के हैं, जो ज्यादातर इसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जहां कोई सुरक्षा, कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि इस सिचुएशन को ठीक कैसे किया जाए? ज्यादा और सबसे जरूरी, बेहतर यानी सुरक्षित नौकरियां कैसे बनाई जा सकती हैं? यहां सरकार का रोल बहुत अहम हो जाता है। देखिए, इकोनॉमी में दो तरह के सेक्टर होते हैं। एक पब्लिक, जिसके मालिक सरकार होती है और जिसका मकसद लोगों का भला करना होता है, और दूसरा प्राइवेट, जिसका मकसद मुनाफा कमाना होता है। सरकार कई तरीकों से रोजगार पैदा कर सकती है, जैसे गांव में सड़कें और नहरें बनाने में इन्वेस्ट करे, जिससे कंस्ट्रक्शन और खेती दोनों में काम मिलेगा। किसानों और छोटे उद्योगों को सस्ता लोन दे ताकि वो अपना काम बढ़ा सकें, और एजुकेशन और हेल्थ जैसे सर्विस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, जिससे टीचर्स और डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है मनरेगा यानी MGNREGA। ये कानून गांव में उन लोगों को साल में 100 दिन के काम की गारंटी देता है जिन्हें काम की जरूरत है। ये एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट है। लेकिन इन सब के बावजूद असली और सबसे बड़ी चुनौती अब भी वही है कि कैसे देश की एक बहुत बड़ी आबादी को खेती जैसे कम प्रोडक्टिविटी वाले काम से निकालकर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की बेहतर और सिक्योर नौकरियों तक पहुंचाया जाए। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हमारा गोल करोड़ों सुरक्षित और अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पैदा करना है, तो हमें किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर, या फिर सर्विस इकोनॉमी को और ज्यादा फैलाने पर? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।